जब आप बैक्टीरिया को मुसलसल एंटीबायोटिक्स की अटैक देते रहते हैं तो बैक्टीरिया के पास भी उसका अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है, जिसके ज़रिए बैक्टीरिया अपने प्लास्मिड में ऐसी रैंडम म्यूटेशंस करवाता रहता है कि कभी भी वो म्यूटेशन उसको किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनवा सकती है और फिर आपकी दी हुई एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे असर नहीं करती। तो आइए इस कॉन्सेप्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी जानने चाहिए। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स के ऊपर कल बात की और इसका डिटेल्ड लेक्चर किया। आज हम देखते हैं कि वो सारी की सारी बातें हमारे पास्ट पेपर क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कहता है एन एंटीबायोटिक, और इस लेक्चर में मैं आपको साथ साथ रीइंफोर्समेंट भी करवा दूंगा कॉन्सेप्ट्स की। कहता है एन एंटीबायोटिक इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म सेल वॉल्स इन बैक्टीरिया। कल हम जब पढ़ रहे थे तो हमने किसके बारे में ये पढ़ा था? कौन सी एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा था बेटा? ये हमने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा था। हमने आपको ये बताया था कि जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद जो इसके सेल्स हैं इन्होंने अपना साइज अटेन करना होता है, पूरे के पूरे साइज पे आना होता है। तो बैक्टीरिया के अपने पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ऑटोलाइसिन्स। ऑटोलाइसिन्स क्या करते हैं? ऑटोलाइसिन्स बैक्टीरिया की सेल वॉल में जगह जगह ब्रेक्स देते हैं, जगह जगह कट्स लगाते जाते हैं, और बैक्टीरिया नए पेप्टिडोग्लाइकेन साथ साथ अपना वॉल्यूम बढ़ाता चला जाता है और साथ साथ न्यू पेप्टिडोग्लाइकेन्स बनाता रहता है और अपनी इस वॉल को फिल अप करता रहता है। जो ऑटोलाइसिस को ब्रेक कर रहे होते हैं उसको लचक मिल रही होती है, साथ साथ वो न्यू बना रहा होता है। तो एंटीबायोटिक क्या कर रही होती है? एंटीबायोटिक न्यू पेप्टिडोग्लाइकेन्स की जो क्रॉस वॉल्स है उनको बनने से रोक देती है, और ऑटोलाइसिन्स दे कीप ऑन डूइंग देयर वर्क। ऑटोलाइसिन्स जो है वो उसमें ब्रेक लाते रहते हैं, लाते रहते हैं, लाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बर्स्ट हो जाता है, ये सेल जो है ये जिंदा नहीं रहता। सवाल देखते हैं। कहता है कि द बैक्टीरियल विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई बैक्टीरिया आर किल्ड बाय द एंटीबायोटिक। नंबर वन, बैक्टीरियल सेल इज डिस्ट्रॉयड बाय ऑस्मोटिक लाइसिस। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ सेलुलोज का वर्ड आ गया, बैक्टीरिया में तो सेलुलोज नहीं होता। उसके बाद द सेल परमिएबल, नो लॉन्गर सेलेक्टिवली परमिएबल पाथ रेलेवेंट। सेल वॉल तो होती ही परमिएबल है, तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की तो बात नहीं होती। सेल वॉल तो हमेशा ही परमिएबल होती है। सेल वॉल का तो काम सिर्फ फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है कि सेल जो है वो उसका बर्स्ट ना हो जाए, राइट। तो इसीलिए पहली स्टेटमेंट ही ठीक है, दैट इज वन ओनली, सी। समझ आ रही बेटे? बहुत आसान था ये। अब दूसरा देखिए, दूसरे में कह रहा है द डायग्राम शोज वन वे ऑफ टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ एन एंटीबायोटिक ऑन बैक्टीरिया। जो मैंने आपको जोन ऑफ इनहिबिशन के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हम एक बैक्टीरियल प्लेट के ऊपर एक मैट ग्रो करते हैं, बैक्टीरियल मैट। सो फर्स्ट कह लीजिए कि ये फिरोजी कलर का बैक्टीरियल मैट ग्रो हुआ है। बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं जो कि एक स्मीयर फॉर्म में यहाँ पर ग्रो की हुई हैं। और जब हम मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम फिल्टर पेपर के पीसेस उन एंटीबायोटिक्स में सोख करके उनको जो है वो हम उसके ऊपर वहां रख देते हैं जहां पर हमारे ये बैक्टीरिया ग्रो किए हुए होते हैं। होता क्या है, जैसे जैसे ये एंटीबायोटिक डिफ्यूज आउट करती है, जैसे जैसे ये एंटीबायोटिक डिफ्यूज आउट करती है साइट्स पे, एक जोन बनता है विच इज कॉल्ड जोन ऑफ इनहिबिशन। साइट पे जोन ऑफ इनहिबिशन बनता चला जाता है। हमारा ये जोन ऑफ इनहिबिशन जितना बड़ा होता है उसका मतलब होता है हमारी एंटीबायोटिक उतनी इफेक्टिव है। बाद बात ये जोन ऑफ इनहिबिशन बहुत थोड़ा सा बन रहा होता है, इसका मतलब एंटीबायोटिक उतनी इफेक्टिव नहीं। सो जितना अच्छा और जितना क्लियर जोन ऑफ इनहिबिशन बने, दैट मीन्स कि एंटीबायोटिक ने उतना ज्यादा असर किया है। बाद बात ये होता है बेटे, ये जो जोन ऑफ इनहिबिशन है ये ओवर द टाइम कम होना शुरू हो जाता है, ओवर द टाइम कम होना शुरू हो जाता है। यानी पहले ही जोन बड़ा होता है लेकिन बाद में बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होकर दोबारा ग्रो करना शुरू कर देते हैं और इस जोन का साइज छोटा होता जाता है। इस जोन का साइज क्या होता चला जाता है? दोबारा से छोटा होता होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि एक अरसे के बाद बैक्टीरिया स्टार्टेड एंटीबायोटिक डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और दोबारा से बैक्टीरिया रीग्रो करने लगते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना आप?
अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि उन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो किया और उसके बाद 5 दिन तक ये बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो की हुई हैं। उसके बाद 5 दिन तक इनको ग्रो किए रखा एंटीबायोटिक का पैलेट डालने के बाद, और डायमीटर ऑफ जोन मेजर्ड एवरी डे फॉर 5 डेज। रोजाना वो जो जोन ऑफ इंहिबिशन था ये उसको मेजर करते रहे। यहाँ एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी प्यारे बच्चों, और वो स्टेटमेंट ये है कि the table shows results of testing 5 different tubes of bacteria. Zone of less than 13 millimeter shows the presence of resistant bacteria. ये कंडीशन उसने खुद दे दी है, खुद। उसने कहा जिनका जोन 13 मिलीमीटर से कम आए इसका मतलब वो रेजिस्टेंट है, जिनका 13 मिलीमीटर से ज्यादा आए इसका मतलब वो रेजिस्टेंट। मतलब इस क्वेश्चन की आप कह लो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में उसने एक रूल सेट कर दिया हमारे लिए। जो भी सेंसिटिविटी होगी, जिस भी तरह का बैक्टीरिया होगा, वी डोंट नो, बट हमें इसकी स्टेटमेंट को फॉलो करना है। तो देखिए बेटे, पहले में क्या है, टाइप 1 बैक्टीरिया, डे 1 पे इसका जोन बहुत बड़ा था, 24 का था। आहिस्ता आहिस्ता जोन छोटा होने लगा लेकिन 14 पे आके रुक गया, 14 पे आके रुक गया। ऊपर उसने बोला हुआ 13 मिलीमीटर, जिसका 13 से छोटा हम उसको कहेंगे रेजिस्टेंट है। सो फिलहाल हम इसको रेजिस्टेंट नहीं कह रहे, लेकिन उसने रेजिस्टेंस डेवलप की जरूर है। बात समझ रही आपको? उसने की है लेकिन हमें उसने कहा कि 13 से नीचे वाले को बोलो, तो ये 14 पे आकर रुक गया, इसका मतलब ठीक है। दूसरे वाले को देखिए, 18 का जोन बना, आहिस्ता 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 5 दिनों में उसका जोन ऑफ इनहिबिशन ही खत्म हो गया। उसका जोन ऑफ इनहिबिशन क्या हो गया? खत्म हो गया। अगले को देखें, 17 से शुरू हुआ, आहिस्ता 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 ये जोन 10.90 पे आके रुक गया, यानी बहुत छोटा हो गया ये जोन। 4 में भी ये जोन खत्म हो गया, और 5 में ये 22 से शुरू हुआ और 20.40, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक हमें 5 नजर आ रही है यहाँ पे। इसके जोन में बहुत थोड़ा फर्क आया है, लेकिन बेटे फर्क आया जरूर है, थोड़ा फर्क आया है लेकिन फर्क आया जरूर है, ये बात जरा जेहन में रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है विच स्टेटमेंट्स कैन बी सपोर्टेड बाय दिस डेटा। कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट हो सकती है? All type of bacteria become resistant to antibiotics over time. ये जो हमने ऊपर रेजिस्टेंट की डेफिनेशन सेट की हुई है उसमें यहाँ पर 2 बैक्टीरिया नहीं पूरे आ रहे, ना ये और ना ये। ब्लू कर देता हूँ, ब्लू येलो से मिलके ग्रीन हो जाएगा। Only 2, 3 and 4 show resistance to antibiotics. Yes, according to this statement, 2 is showing resistance, 3 is showing resistance, and 4 is showing resistance according to the given statement also. An antibiotic can be used to treat type 1 and 3 only. 1 and 3 only. ये तो बड़ी बेतुकी सी बात है। Type 5 of the bacteria can never become resistant to the antibiotic. अगर ये इसका जोन 22 से शुरू हुआ है और यहाँ पर भी 22 का ही रहता है ना, हम फिर भी ये बात ना मानते, हम फिर भी ये बात ना मानते, बिकॉज बैक्टीरिया के रेजिस्टेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी, ठीक है कि नहीं? बट यहाँ तो देखो फर्क आया है, पूरे 2 पॉइंट्स का फर्क आया है, 2 mm का फर्क आया है जोन में। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नेवर बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक? सो यहाँ पर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट बन रही है, और वो क्या है? ओनली टाइप 2, 3 एंड 4 शो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। इस डाटा के मुताबिक, और इस डाटा के लिए जो स्टेटमेंट दी उसके मुताबिक। समझ आई बेटा? अना कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। गुड। कुछ एंटीबायोटिक्स वर्क करती हैं बाय बाइंडिंग टू राइबोसोम्स एंड प्रिवेंटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, यानी वो प्रोटीन सिंथेसिस प्रिवेंट कर देती हैं। व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई दीज एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरियल सेल्स बट नॉट ह्यूमन सेल्स। बैक्टीरियल सेल को किल कर रही है लेकिन ह्यूमन को नहीं कर रही। कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है? इन बैक्टीरियल सेल्स मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म फ्रॉम, देखिए डीएनए,
Ribosomes in human cells have different structure from those in bacterial cells. The antibiotics cannot pass through human cell surface membrane. The transfer RNA molecule in bacterial are different from those in human cells. ट्रांसफर आरएनए डिफरेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा लेकिन उसको डिफरेंट होने में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कैन नॉट पास थ्रू ह्यूमन सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ये भी बात हकीकत नहीं है, दे कैन पास। हाँ, ये हमें पता है कि हम यूकैरियोट है, हमारा राइबोसोम का क्या साइज होता है, हमारे हमारे 80s, और बैक्टीरिया का होता है 70s, तो राइबोसोम का तो फर्क है। और इन बैक्टीरियल सेल्स मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म फ्रॉम नेकेड डीएनए। ये इसका कोई मैसेंजर आरएनए नेकेड डीएनए से साइटोप्लाज्म में बन रहा है या जहां पे भी बन रहा है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किस चीज से पड़ रहा है कि हमारा राइबोसोम ही डिफरेंट है और बैक्टीरिया का राइबोसोम ही डिफरेंट है, लिहाजा इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अ पर्सन्स ब्लड ग्रुप इज डिटरमिन्ड by antigens present on red blood cells. Most people have antibodies in their blood plasma, even if they have never received a blood transfusion. If these antibodies in plasma of the person who receives the blood, which makes some blood transfusions unsafe. The table shows the antigen and antibody in the blood of people with different blood groups. Blood group A है, तो उसके ऊपर एंटीजेंस होंगे A के और एंटीबॉडीज फॉर बी होंगी, यानी अगर बी आएगा तो रिएक्शन हो जाएगा। ए वालों के पास अगर एंटीजन बी इंट्रोड्यूस होगा तो काम खराब। बी वालों के पास एंटीजन बी होते हैं और अगर एंटीबॉडीज ए के लिए होती है, तो बी वाले को ए लगेगा तो काम खराब। जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है, ना उनमें ए के लिए एंटीबॉडीज होती है ना बी के लिए होती है, ना उनमें ए के लिए ना बी के लिए। और ओ वाले के पास ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडी, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ना उसको ब्लड ग्रुप ए लग सकता है ना उसको ब्लड ग्रुप बी लग सकता है। कहता है विच आर द ब्लड ग्रुप्स ऑफ पीपल हु कैन सेफली रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज ब्लड ग्रुप ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उससे कौन कौन ब्लड रिसीव कर सकता है? एक तो कर सकता है ए वाला और एक कर सकता है ए बी वाला। बेटा मोबाइल फोन नहीं यूज करना क्लासरूम में। अब तो हुकूमत ने भी कह दिया बंद करो मोबाइल, जेबों में डालें अपने मोबाइल। आपको पता नहीं कि गवर्नमेंट ने कितनी सख्ती से मना कर दिया है, ये बच्चे खराब हो रहे हैं स्मार्टफोन यूज कर कर। तो हंसी ना जाओ, पॉकेट में डालो इसको बंद करके। ये आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं बनने देता, टीचर की बात पे ध्यान नहीं होता, ऐसे आपका आधा ध्यान जो है वो वहां पे चलने वाली चीज में हो चल रहा होता है। मैं तो अगर होता तो मैं तो हुकूमत को ये सजेशन देता कि आप मोबाइल फोन बंद ना करें, आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मार्टफोन्स नहीं यूज करेंगे, वो बटनों वाले मोबाइल यूज करेंगे। ठीक है, यही होता है ना कि आपने अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करना होता है मैक्सिमम, तो चलो आपस में भी करना होता है, तो आप बटनों वाले मोबाइल से करें जिससे सिर्फ कॉल और मैसेज आ जा सके, तस्वीरें और वीडियोस वगैरह ना जाएं टैब पे, लैपटॉप पे ना देखें। आप कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं जो देख लेंगे। अभी स्टूडेंट्स के लिए वाकई में, और आपको पता है आपका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत ज्यादा कम होता चला जा रहा है। 2 घंटे वाली क्लास में मौत पड़ी होती है ना, क्यों भला? यही कि हम शॉर्ट्स टिकटॉक्स 30 सेकेंड देख देख के। बात तो थोड़ी सी इरेलीवेंट है लेकिन आपको बता देता हूँ। मैं चूंकि आज के लिए लगा होता हूँ, देख रहा होता हूँ शॉर्ट्स बनाने के लिए, टिकटॉक या सोशल मीडिया पे काम कर रहा होता हूँ, तो मैं इस चीज को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ कि लोग लंबी बात नहीं सुनना चाहते, लंबी बात नहीं चाहते। जौहर टाउन एरिया में शोएफात के सामने एक शिजान बेकरी है। मैं वहां से निकला तो एक रिक्शे वाला रुका। रिक्शे वाले ने विद इन 30 सेकेंड अपनी बात कंप्लीट कर ली। उसने ऐसे टक टक किया, टक टक टक। मैंने ऐसे देखा, ऐसे मैं नहीं था इस मूड में कि मैं उसकी बात सुनता। उसने कहा, ऐसे जल्दी से कहा 1 मिनट। मैंने हल्का सा शीशा नीचे करके कहा, तो उसने क्या कहा, अब जरा उसका डायलॉग सुनिएगा। उसने कहा सर, सर 5 बेटी है, 3 की शादी हो गई है, एक का आज फंक्शन है, सारा अरेंजमेंट हो गया, सिर्फ नानों के पैसे चाहिए।
कोई लंबी बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे बात करनी है, मैं गरीब बात, नो नो नो, कोई हट। उसने कहा सर 5 बेटियां, मजदूर, रिक्शा चलाता हूँ, 2 की शादी हो गई, एक की आज है, सब अरेंजमेंट हो गया, सिर्फ नानों के पैसे चाहिए। और मैंने कहा तेरी क्या है, तूने 17 सेकंड में पूरी बात मैंने उसे 50 रुपए निकाल के दे दी। तो इस बात के लिए कि उसने 17 सेकंड में इतना बेहतरीन 30 सेकंड शॉट उसने बनाया, टक करके मेरे सामने बात प्रेजेंट किया, 50। अभी जो मेरा सॉन्ग आने वाला है, उस सॉन्ग की जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, तो उसका आखिरी सीन शूट कर रहे थे हम। अच्छा, मुझे लगा, मैंने अपने आप को कहा कि यार मुझे नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि ये प्रोफेशनल था, शायद इसको वाकई जरूरत हो। तो मैंने अपने आप को डांटा और मैंने अपने आप को करेक्ट किया कि अगर मैंने उसकी हेल्प किया, मुझे ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए, और मैं भूल गया। तो याद कब आया, हम वो गाने का आखिरी सीन शूट कर रहे थे, तो वहीं जॉर्ज टाउन में एक गली में फिर आ गया, सलाम वालेकुम सर। और मैं कहा तेरी बेटी की शादी, ये वो 5 सेकंड, मैं कहा मैंने तुझे पहचान लिया था, और मैंने अपने दोस्तों को बताया, मैंने कहा था ना 30 सेकंड वाला एक बंदा है जो कि शॉर्ट की तरह माना गई है, भाग गया रिक्शे में। तो कंसंट्रेशन स्पैन तो हमारा कम हो रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं फिर मैं बड़ा आजकल इसके ऊपर देखता रहता हूँ, जाहिर है वो वीडियो भी मैं मोबाइल पे देख रहा होता हूँ, जिसमें वो ये बात बता रहे होते हैं कि रात को सोने से कम 1 या 1.5 घंटा पहले हमारा स्क्रीन टाइम खत्म हो जाना चाहिए। तो हमारा जो स्लीप साइकिल है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होता, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हुई तो बेटा सब कुछ डिस्टर्ब। तो मैं हुकूमत के इस इकदाम का खैर मकदम करता हूँ, और आप लोग कोशिश करें कि जो है वो मोबाइल फोन कम यूज किया करें, और करें तो सिर्फ एकेडमिक है। मैं तो उससे बहुत हुआ है उसके टाइम। वो क्या है, तो बस कार्ड है, जो चीजें इवेंट्स होती हैं उनको दोबारा। हाँ, उनका मकसद ये कॉन्टेक्स्ट नहीं किया, वो सिर्फ ये चाहते हैं वायरल ना हो, ऐसी चीजें वायरल ना हो और वो बुराई ना फैले, तो बुराई होने से ही रुकनी रुकनी चाहिए। ये भी आपकी बात ठीक है, ये भी आपकी बात ठीक है, दोनों बातें ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये कि होने चाहिए मोबाइल हमारे पास, रुक नहीं जाएगा। एक्चुअली हमें उसके रीजन पे जाना चाहिए कि वो ऐसा हो क्यों रहा है। यही देखे ना हमारी को हम, चलिए रिकॉर्डिंग हो रही। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सेफली रिसीव कर सकते हैं ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज ए? एक तो ए वाला कर सकता है, वो तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। और ए बी वाला भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एंटीजन ए होता है, ठीक है, तो एंटीबॉडीज तो ए के खिलाफ नहीं बनाएगा वो। सो ए और ए बी वाले दोनों ही रिसीव कर सकते हैं ए से ब्लड। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी डिजीजेस को हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स आर फॉर बैक्टीरिया। हाँ, मीजल्स क्योंकि हमारे सिलेबस से ही निकल चुका है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बस ये जेब में रखें कि ये वायरल डिजीज है, ठीक है, ये वायरस से होता है। सो कॉलरा एंड टीबी, ये दोनों जो है बैक्टीरियल है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। कहते हैं एंटीबायोटिक्स कैन एक्ट इन अ नंबर ऑफ वेज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया which event will not occur following antigen antibody binding। अब मैंने आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें, पहले पॉइंट ऑफ इंक्वायरी समझे, एग्जामिनर कौन सा कॉन्सेप्ट इंक्वायर कर रहे हैं। आपको हमने जो 6 मेथड्स पढ़ाए थे ना, एंटीबॉडी और एंटीजन की बाइंडिंग और एंटीबॉडीज, वो 6 तरीके जिससे एंटीबॉडी जो है वो एंटी मारती है पैथोजन को, यहाँ पर वो वाला इंक्वायरी आ रही है। नंबर 1 कहता है कौन सा इवेंट नहीं होगा, विल नॉट अकर फॉलोइंग एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग, नहीं होगा। अग्लूटिनेशन होती है, क्योंकि बैक्टीरिया को एग्लूटिनेट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू फैगोसाइटोसिस, ये भी होती है क्योंकि फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है एंटीबॉडीज अटैच होके। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स टू मेक देम हार्मलेस, ये भी होगा बिकॉज एक काम एंटीबॉडीज का ये भी है कि टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर देना। और सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन टू प्रोड्यूस एन एलर्जिक रिएक्शन, ये एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग से रिलेटेड नहीं। हिस्टामिन कौन रिलीज कर रहे होते हैं? पैथोजेंस रिलीज कर रहे होते हैं टू अट्रैक्ट फैगोसाइट्स, और मैंने आपको बताया था कि ये कीमोटैक्सिस होती है। तो क्या आंसर होगा इसका? डी। secretion of histamine to produce an allergic reaction is not followed by antigen antibody binding, ठीक है।
चले जी, कौन वॉलंटियर करेगा अगले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए? आयशा मतलूब कौन है? आप हैं? चलें। आप ही पढ़े, आप ही बताएं। क्वेश्चन की समझ आ गई आप लोगों को कि क्वेश्चन है क्या? वुड यू लाइक टू आंसर? नहीं, अच्छा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप सबसे पहले अपने आप से बात किया करें। डाटा को देखिए। उसने कहा कि डाटा शो कर रहा है कि ह्यूमन डेथ्स एक बैक्टीरिया से, तो कि 1997 से 2005 तक उनका क्या पैटर्न चेंज हुआ है। और मैथिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो इसको ट्रीट करने के लिए यूज की गई थी, और उसके रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स की बात कर रहे हैं। आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ डेथ विद एस ऑरियस 1997 में 369, 2005 में 428। इंक्रीज हुई है लेकिन इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। इंक्रीज हुई है लेकिन इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। टोटल नंबर ऑफ डेथ सर्टिफिकेट्स विद MRSA जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। 5 टाइम्स तकरीबन इंक्रीज हो गई। अब जब भी बेटे किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो ये कह देना विच स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस आइडिया, तो नॉट, इफ, ओनली, एक्सेप्ट, ये वो वर्ड्स हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं, बिकॉज हमें उल्टा सोचना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो देखते हैं। कहते हैं मोर पीपल हैव MRSA सो द डिजीज स्प्रेड्स। क्या ये स्टेटमेंट इस डाटा से सपोर्ट नहीं हो रही कि हो रही है? हो रही। MRSA is more likely to lead to death as there is no treatment। हमें पता है कि वो कह रहे हैं कि वो रेजिस्टेंट हो चुका है और हमारे पास अब कोई एंटीबायोटिक नहीं है उसको मारने के लिए, तो ये भी स्टेट सपोर्ट हो रही। फिर वो कहता है रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ MRSA आर बिकमिंग मोर कॉमन। यस, बिकमिंग मोर कॉमन, इसीलिए तो ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। और कहता है एस ऑरियस विल ऑलवेज कॉज ह्यूमंस टू डाई। ये डाटा हमें ये नहीं बता रहा कि जो लोग बीमार होते हैं उनसे मरने की रेशो क्या है और कितने लोग ठीक हो गए कितने लोग नहीं। ये डाटा सिर्फ ये बता रहा है कि जितने लोग मर गए उनके बारे में रिपोर्ट कर रहा है। सो दिस स्टेटमेंट दैट एस ऑरियस विल ऑलवेज कॉज ह्यूमंस टू डाई, दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस डाटा। समझ आई बेटे? अक्सर मैंने, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इस तरह के क्वेश्चंस जिसके अंदर वो ये कहता है कि इस डाटा से कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट हो रही है नहीं हो रही, स्टूडेंट्स को इस पे काफी टाइम लगता है। और मेरा ख्याल ये है कि ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट को कम से कम 5-6 मिनट जरूर लगाना चाहिए। आपके पूरे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस 3 से ज्यादा नहीं आएंगे आमतौर पे।
3, मैक्सिमम 4 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो टाइम बाकियों से, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वहां से टाइम बचा के ऐसे क्वेश्चंस पर टाइम लगाना इज अ गुड थिंग। ठीक है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 79 इज रिलेटेड टू द लीथल डोज दैट आई वाज टेलिंग यू। लीथल डोज की हमने बात की थी ना। कहता है व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अ पर्सन विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन टू बी टोल्ड टू टेक एंटीबायोटिक्स एट इवनली स्पेस्ड टाइम इंटरवल्स। इवनली स्पेस्ड टाइम इंटरवल्स पे लेना क्यों जरूरी है? नंबर 1, टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक स्लोली टू अ लेवल विच इज लीथल। हम ऐसे नहीं कर रहे, हम ये थोड़ी करते हैं कि पहले 2 mg फिर 4 फिर 10, ऐसे नहीं करते। हम तो एकदम ही पूरी डोज देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट फारग हो गई। टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एंटीबायोटिक इन द बॉडी विच इज लीथल टू बैक्टीरिया। ये बात समझ में आ रही है? नंबर सी, टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। बात तो ये भी ठीक है। एंड टू सेलेक्ट एंड किल रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। हम कोई सिलेक्शन और किलिंग नहीं कर रहे होते, तो डी तो ठीक नहीं है। हम एक एंटीबायोटिक को इवनली स्पेस टाइम पे इसलिए दे रहे होते हैं ताकि हम लीथल डोज मेंटेन कर सकें, ताकि बैक्टीरिया मर सके। सो ये कौन सी स्टेटमेंट बनती है इसमें? बी। बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। The diagram shows the effects of antibiotics streptomycin and penicillin on the bacterium Escherichia coli. कहते हैं, आप देखिए, पी में क्या है? सोक्ड इन पेनिसिलिन, और एस क्या है? सोक्ड इन स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन के आसपास तो सब बैक्टीरिया कर रहे हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन के देखिए, जोन तो बन रहा है मगर कोई कोई बैक्टीरिया उसमें भी ग्रो कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? What can you deduce about the response of E. coli to effects of the antibiotics? हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? कंप्लीटली रेजिस्टेंट कौन से हैं? कंप्लीटली रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से, ये आ गया सी में हमें नजर आ रहा है। और नॉट कंप्लीटली रेजिस्टेंट कहाँ से आ रहे हैं? एस, स्ट्रेप्टोमाइसिन। वो नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो, ये कॉलोनी ग्रो कर रही है, ये कॉलोनी ग्रो कर रही है। दैट मीन रेजिस्टेंट है, लेकिन कंप्लीटली वो नहीं हुआ।